साथियों नमस्कार। नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज यहाँ पर जो एक नया प्रश्न बैंक है नाथ पब्लिकेशन का ओल्ड इज गोल्ड, जिसका इंतज़ार आपको काफ़ी दिनों से था, वो मार्केट में आ चुका है। मार्केट में आए हुए 2-3 दिन हो गए हैं इसको, और आज इसलिए वीडियो बना रहे हैं थोड़ा 2-3 दिन लेट मान लो, कि ताकि और बुक स्टोर पे ये पहुंच जाए। तो इस ओल्ड इज गोल्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी कि क्या इसके अंदर मैटर दे रखा है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, कब तक के इसमें प्रश्न शामिल हैं, और ये नए जिलों के अनुसार 41 जिले और 7 संभागों के अनुसार ये आपके इस क्वेश्चन बैंक को तैयार किया गया है। यहाँ देखिए, जैसे आप दिख पा रहे हैं, यह है ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड का मतलब ये है कि इसके अंदर पुराने जितने भी आज तक शुरू से लेकर जहां तक क्वेश्चन उपलब्ध हैं, जहां से और आज तक फरवरी 2025 में जो आरएस का आपका पेपर हुआ है, वहां तक के प्रश्न इसके अंदर शामिल हैं। यहाँ बाकायदा लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। ये जो आपका कवर पेज है, राजस्थान ओल्ड इज गोल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला और संस्कृति। इसका मतलब ये हुआ कि संपूर्ण राजस्थान है इसके अंदर एक ही किताब के अंदर। यहाँ पर देखिए इसका कवर पेज, या आप इसका कवर पेज है। यदि आप बुक लेना चाहोगे तो राजस्थान ओल्ड इज गोल्ड, यही बातें यहाँ लिखी हुई है। इसको तैयार करने वाले जो टीम मेंबर हैं, पवन भंवरिया सर हो गए, केसी गोदारा सर हो गए, HP टेलर सर हो गए, राजवीर सिलाइच सर हो गए, विक्रम सिलाइच सर हो गए, राकेश भास्कर सर हो गए, विकास सिलाइच, ये सब इसको तैयार करने वाले लोग हैं। और इसके अंदर और क्या क्या विशेषताएं हैं ये देखिए आप। ये किताब है, इसका नाम है ओल्ड इज गोल्ड, और इसका मतलब ये है कि जितने पुराने क्वेश्चन है वहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए वो एक गोल्ड के समान है आपके लिए, क्योंकि 90 और 95% के बीच वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए इसके अंदर, और दूसरी बात कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर व्याख्या इस तरह से दे रखी है, इसके अंदर व्याख्या इस तरह से दे रखी है कि आपकी बाकी की बातें भी क्लियर हो जाएंगी। बात रही कि पेज संख्या कितनी है, इसमें जो टोटल पेज हैं उन पेज संख्या है 944। 944 इसके अंदर पेज है। अब इस पेज संख्या से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसके अंदर कितना मैटर है। 944 पेज के अंदर संपूर्ण राजस्थान है। यदि सिर्फ अपने क्वेश्चन लेते और क्वेश्चनों की एक एक दो दो लाइन व्याख्या करते तो फिर बाद में पेज की संख्या इतनी नहीं होती, लेकिन कोशिश ये की है कि इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द यदि कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो सारा का सारा मैटर इसके अंदर अवेलेबल है व्याख्या के रूप में। अब देखिए इसमें अंदर जो मैटर दे रखा है वो कौन कौन सा दे रखा है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये वो किताब है, इसका ये कवर पेज, इसका पहला पेज है, प्रथम संस्करण 2025 राजस्थान ओल्ड इज गोल्ड। ये बातें वही हैं जो पीछे लिखी हुई हैं। राजस्थान का भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, और इनके द्वारा तैयार की गई है ये किताब। इसके बाद में देखिए सबसे पहले इंडेक्स के अंदर, सबसे पहले इसके अंदर दे रखा है राजस्थान का भूगोल पार्ट 1। ये है पार्ट 1 जिसके अंदर राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की अर्थव्यवस्था है। ये पहले पार्ट के अंदर है। इसको 4 पार्टों में डिवाइड कर रखा है, पार्ट वाइज कर रखा है। पहला पार्ट उसकी इंडेक्स पहले पार्ट के पहले है, और दूसरे पार्ट की इंडेक्स से इसके दूसरे पार्ट के पहले है। अब ये इसकी इंडेक्स हो गई कि इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से हैं, जैसे राजस्थान सामान्य अध्ययन, अवस्थिति, आकार एवं विस्तार, राजस्थान भौतिक प्रदेश, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान का अपुआ तंत्र जिसमें नदियां और झीलें, राजस्थान मृदा एवं मृदा संरक्षण, राजस्थान प्राकृतिक वनस्पति, राजस्थान वन्य जीव एवं संरक्षण, राजस्थान पशुधन एवं डेयरी विकास, राजस्थान कृषि एवं प्रमुख फसलें, राजस्थान सिंचाई परियोजनाएं, राजस्थान में खनिज संपदा, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, राजस्थान में उद्योग, राजस्थान में परिवहन, राजस्थान में पर्यटन और जनसंख्या। टोटल इसके पेज 202 हैं। 202 पेज के अंदर राजस्थान का भूगोल है। HP टेलर सर और केसी गोदारा सर, इनके द्वारा तैयार किया गया ये मैटर है पूरा का पूरा। बहुत अच्छी इसके अंदर मेहनत की गई है सर के द्वारा। मेहनत को आप अंदर देख सकते हो।
ये जैसे मैंने समझाने के लिए ये पार्ट टू है जिसके अंदर राजस्थान की राज व्यवस्था है, राजस्थान की राज व्यवस्था है। और राजस्थान की राज व्यवस्था के अंदर क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं, जैसे राज्यपाल हो गया, उसके बाद में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद हो गया, महाधिवक्ता हो गया, राज्य विधानमंडल हो गया, राज्यसभा और लोकसभा के संबंध में संविधान सभा है, उच्च न्यायालय है, पंचायती राज, संविधान सभा राजस्थान के संदर्भ में, स्थानीय नगरीय निकाय, राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन व अधीनस्थ न्यायालय, लोकायुक्त, राज्य सूचना आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011, टोटल 186 पेज। पॉलिटी के अंदर टोटल 186 पेज है, उसके अंदर 202 पेज थे। इसके बाद में आगे वाला जो पार्ट है ये आपका पार्ट 3 है। इसके अंदर है राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास की जो आप इंडेक्स देख पाओगे तो राजस्थान के इतिहास की इंडेक्स ये है, जिसमें राजस्थान के इतिहास के स्रोत, राजस्थान की सभ्यताएं, जनपद एवं प्राचीन नाम, राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, गुर्जर प्रतिहार वंश, मेवाड़ का सिसोदिया या गुहिल राजवंश, डूंगरपुर बांसवाड़ा में प्रतापगढ़ का गुहिल वंश, जयपुर का कछवाहा वंश, मारवाड़ का राठौड़, बीकानेर का राठौड़ वंश, राजस्थान में रणथंभौर के चौहान, सांबर व अजमेर के चौहान, जालोर के चौहान, बाकी जो चौहान बच गए नाडोल, कोटा, बूंदी, सिरोही के, जाट राजवंश, बाकी के जो राजपूत राजवंश बच गए वो, सामंत प्रथा एवं मध्यकालीन प्रशासन, मराठों का राजस्थान में प्रवेश एवं प्रभाव, राजस्थान में ब्रिटिश आधिपत्य, राजस्थान में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, राजस्थान में किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, राजनीतिक चेतना और समाचार पत्र, प्रजामंडल आंदोलन, प्रमुख सेनानी और व्यक्तित्व, महिलाओं का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में और राजस्थान का एकीकरण। टोटल 258 पेज राजस्थान की हिस्ट्री के हैं। उसके बाद आप आगे चलोगे, ये राजस्थान जो चौथा पार्ट है वो राजस्थान की कला संस्कृति होगी। राजस्थान की कला संस्कृति, इसकी जो इंडेक्स है, राजस्थान के दुर्ग, मंदिर, मस्जिद, प्रमुख हवेलियाँ, बावड़ी, कुंड, तालाब, प्रमुख छतरियाँ, महल, चित्रशैलियाँ, लोक देवता, लोक देवियाँ, संत संप्रदाय, प्रमुख मेले एवं त्योहार, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक वाद्य यंत्र, रीति रिवाज और प्रथाएं, राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, राजस्थानी साहित्य, राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण, हस्तकलाएं, जनजातियां। इसके टोटल पेज हैं 288। तो इस तरह से इसको अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर रखा है। अब बात आती है कि अंदर के मैटर की, इसके अंदर का मैटर क्या है। तो इसका अंदर का मैटर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान की जियोग्राफी की। जैसे ये जो पहला टॉपिक है राजस्थान सामान्य अध्ययन, स्थिति, आकार और अवस्थिति, इसके अंदर जैसे ये क्वेश्चन है, ये देखिए इधर कि ये पहला क्वेश्चन है राजस्थान की अवस्थिति के अंदर, राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ स्थित है। दूसरी बात इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, इसको उसी तरीके से तैयार किया गया जैसे आप थ्योरी की बुक पढ़ते हो, मतलब उसकी क्रमबद्धता है। जैसे शुरू के अंदर आपको टॉपिक के अंदर क्या मिलता है, उसके बाद क्या मिलता है, वो जो टॉपिक का क्रम होता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये नहीं है कि लास्ट में टॉपिक के अंदर जो बातें पढ़ रहे हो वो आपको शुरू में मिल रही है, उस रिलेटेड क्वेश्चन आपके और कहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं है, एकदम क्रमबद्धता है इसके अंदर। टोटल एग्जाम के टोटल क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ये प्रश्न बार बार है, कहाँ तक ये कमेंट में आता है कि कहाँ तक के प्रश्न है, कौन कौन सी एग्जाम के हैं, तो सब के हैं। आज तक कोई ऐसा क्वेश्चन इसके अंदर बाकी नहीं है जो आज तक राजस्थान की किसी एग्जाम में नहीं आया। ये सब क्वेश्चन है कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर पश्चिम के अंदर है। ये जिस एग्जाम में आया हुआ है पशु परिसर के अंदर ये आया था तो वो डाल दिया है। फिर भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है, इस टाइप का दूसरा और प्रश्न आ गया, उत्तर पश्चिम भाग, ठीक है ना। अब इसके नीचे यहाँ पर इसकी व्याख्या दे दी है कि राजस्थान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। राजस्थान की ग्लोब में स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है, अर्थात राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। फिर बाद में राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, ये प्रश्न पूछा हुआ है। अक्षांशीय विस्तार से संबंधित प्रश्न जितने भी हैं वो एक साथ हैं यहाँ पर। और उसके बाद इसकी ये व्याख्या हो गई है कि राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, जिसमें राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि देशांतरीय विस्तार वो आपका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इसके बाद में ये आपके क्वेश्चन दे रखा है जहां पर आप देशांतरों के माध्यम से किसी जगह का स्थानीय समय निकालते, वो क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन को समझा के पूरा यहाँ पर
डाल दिया कि इसका आंसर कैसे आया। जैसे ये क्वेश्चन है आपके कि यदि कलकत्ता जो 83 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, सूर्योदय का समय 6 AM है, तो अजमेर में जो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, सूर्योदय का समय क्या होगा। तो ये आपके यहाँ डाला हुआ है क्वेश्चन ये। उसके बाद में इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन डाला हुआ है, उसका यहाँ पे सॉल्यूशन डाला हुआ है। तो ये पूरे विथ सॉल्यूशन के साथ है, ये सॉल्यूशन के साथ है पूरा का पूरा मैटर ये। उसके बाद में आगे देखिए, फिर आप आगे बढ़ोगे तो ये फिर बाद में और एक क्वेश्चन है, जैसे ये कि राजस्थान के नवगठित 33 जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था। तो ये प्रश्न आया हुआ है तो डाल दिया गया है इसके अंदर। इसके बाद में देखिए फिर आगे आप चलो, फिर दूसरा अपन को टॉपिक देख लेते हैं। ये देखिए जैसे ये आपके भौतिक प्रदेश से संबंधित, ये भौतिक प्रदेश राजस्थान के अंदर जिनको एक शॉर्ट के अंदर करके डाला हुआ है ताकि डायरेक्ट सीधा प्रश्न पूछा जाए तो हम कैसे इसको सोल्व करें। तो यहाँ पे देखिए पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश अर्थात हाड़ौती प्रदेश, ये इनका वर्गीकरण दे रखा है। जैसे पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको दो भागों में बांटते हैं आप, रेतीला शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। फिर रेतीला शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा जाता है, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। फिर अर्ध शुष्क मरुस्थल को फिर 4 भागों में बांटा गया है, घग्गर का मैदान, आंतरिक पूर्वा प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन। अब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न है वो आपको एक साथ मिलेंगे। अरावली को 3 भागों में बांट दिया, पूर्वी मैदान को 4 भागों में बांट दिया, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को आपने 4 भागों में बांट दिया। तो इस तरह से ये तैयार किया हुआ मैटर है ये। जैसे ये क्वेश्चन और देख लो आप, फिर अपन आगे चलते हैं कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है, सबसे पुराना कौन सा है। तो ये चारों का क्रम दे दिया, आगे से प्रश्न आगे कुछ भी पूछे ये इसका जवाब आपसे दिया जा सकता है। अब ये देखो, ये एक साथ ये डायग्राम के माध्यम से ये भौतिक प्रदेश हो गए, इनका क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या हो गई और सेल समूह हो गए, और डायग्राम भी साथ में दिए गए हैं। ये डायग्राम भी साथ में दिए गए हैं। ये डायग्राम देखिए आप, डायग्राम देखिए, डायग्राम भी साथ में दे रखे हैं। ऐसा नहीं है कि डायग्राम नहीं है, ज्योग्राफी के अंदर मानचित्र पूरे डाल रखे हैं ताकि आप मानचित्र को देख के भी आराम से इसको सोल्व कर पाओ, ठीक है ना। अन्य प्रश्न बैंकों में आपको ये मानचित्र नहीं मिलेंगे। ये इसके बाद में चोटियां हैं सारी, ये आपको चोटियां दे रखी हैं पूरी की पूरी, और इन चोटियों से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो इसके साथ ही मिलेंगे आपको। ये मध्य अरावली की चोटियां दे रखी हैं, इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे वो इसके साथ मिलेंगे। उसके बाद में जैसे ये टॉपिक है आपका, ये आपका जलवायु वाला टॉपिक है। ये राजस्थान की जलवायु की जितनी भी विशेषताएं हैं वो आपको एक साथ दे दी यहाँ पर, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न है वो आपको एक साथ ही मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है पशु परिचर में आया हुआ, पशु परिचर वाले सामने आ रहे हैं, है ना। चलो दूसरा देख लेते हैं अपन। लू शब्द से क्या तात्पर्य है, या ये पीटीआई के अंदर आया हुआ है कि राजस्थान। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और है, फिर बाद में इसके अंदर टॉपिक के अंदर भी फिर बाद में उस हिसाब से डिवाइड कर दिया। जैसे आपको ग्रीष्म ऋतु के प्रश्न सारे एक जगह मिलेंगे, ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु के प्रश्न सारे एक जगह मिलेंगे। उसके बाद में अपने ये शरद ऋतु आती है, उसके प्रश्न आपको एक जगह मिलेंगे, और उसके बाद शीत ऋतु आती है तो उसके प्रश्न एक जगह मिलेंगे। तो इस तरह से डिवाइड कर रखा है ग्रीष्म ऋतु, ये बाकायदा हेडिंग डाल के अलग से कि ये ग्रीष्म ऋतु के सारे प्रश्न है ये। इस तरह से जैसे ये आपका इधर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार प्रश्न पूछा हुआ है, तो यहाँ डायग्राम के माध्यम से भी डाल दिया है, इधर टेबल भी डाल दी है। अब इसके अंदर और क्या छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। बहुत सारी चीजें इसके अंदर क्लियर हो रही हैं आपको अलग से। और हालांकि ये तो नहीं कहा जा सकता कि 100% अलग से नहीं पढ़ना पड़े, लेकिन ये खूब आपके लिए हेल्पफुल होगी ये, ठीक है। ये देखिए इधर डायग्राम डाल रखा है, ये देखो, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो लो तो डायग्राम का तो वैसा का वैसा आ गया, पटवार के अंदर आया था ये, है ना। ये देखिए इधर ये वनों का वर्गीकरण आ गया है, ये वनों का वर्गीकरण आ गया है ये, ठीक है ना। फिर बाद में जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण हो गया, ठीक है। ये सारे जैसे इस तरह से दे रखे, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, तो इनके प्रश्न आपको एक जगह मिलेंगे, ठीक है ना। ये इस तरह से जियोग्राफी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फिर राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण, ये जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपके इधर कि राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है, ये जिन जिन एग्जामों में आया वो डाल दिया, और इसके नीचे यहाँ पर इनका विवरण मिल दिया। यहाँ पे देखिए इसके बाद में जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की। तो ये 2010 के अंदर। अब इसमें पूरा विवरण दे दिया, यहाँ पर ये पूरा का पूरा विवरण दे रखा है। इस तरह से इसको तैयार कर रखा है। ये राजस्थान के टाइगर रिजर्व हो गए आपके,
और टाइगर रिजर्व से संबंधित जितने भी प्रश्न आए वो एक जगह हो जाएंगे। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित जितने प्रश्न आए वो आपको एक जगह मिल जाएंगे, एक जगह मिल जाएंगे। ये देखो इधर, ये आपके पशु, तो ये पशु गणना है वो शॉर्ट में जैसे प्रश्न पूछा जाता है तो एक सार के रूप में यहाँ पे ये टेबल डाली हुई है। उसके बाद में आपको, है ना, ये इधर देखो आप, ये बकरी की जितनी भी नस्लें वो सारी की सारी डाल दी, ठीक है ना। जैसे एक बार मैं दिखाता हूँ आपको कि बकरी की प्रमुख नस्ल कौन सी है, अलवरी या जखराना, मारवाड़ी, बर्बरी या बड़वारी, जमुनापरी, सिरोही, शेखावाटी, परबतसरी, लोही, झरवाड़ी, इनकी विशेषताएं दे दी। और उसके बाद इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं बकरियों से संबंधित वो सारे के सारे आपके प्रश्न यहाँ पे सामने आप देख पा रहे हो। जैसे यहाँ दिखा हुआ है कि पशुपालन, या आरएस के अंदर आया था प्रश्न, राजस्थान सरकार के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत ली गई जखराना, सिरोही और मारवाड़ी नस्लें संबंधित हैं। तो ये जखराना, सिरोही, मारवाड़ी ये किसकी नस्ल है, तो बकरी की हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसको डाला हुआ है, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखिए आप, ये आपके राजस्थान के जो कृषि जलवायु प्रदेश है 10, वो पूरा का पूरा विवरण दे रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, पूरा का पूरा विवरण दे रखा है। और इससे संबंधित सारे प्रश्न एक साथ ही हैं यहाँ पर। ये देखो पूरा के पूरे 10 के 10 जलवायु जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं वो। फिर इससे संबंधित ये प्रश्न आ गया आपके कि सीकर, झुंझुनू, नागौर जिले राजस्थान की कौन सी कृषि जलवायु पेटी के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप ऊपर इसको पढ़ के आराम से करोगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये क्लियर हो जाएंगे ये। उसके बाद में ये राजस्थान में ऊर्जा संसाधन वाला टॉपिक हो गया, इसको भी इसी तरह से ये देखो इसके अंदर शॉर्ट के अंदर यहाँ पे ये डाल रखा है, ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण, उत्पादन के आधार पर, संभावनाओं के आधार पर ये पूरा वर्गीकरण दे रखा है। और इससे संबंधित सारे के सारे प्रश्न दे रखे हैं। राजस्थान में पर्यटन, ये राजस्थान में पर्यटन, तो राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था, तो ये विवरण लिखा हुआ है। 4 मार्च 1989 में राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर दिया गया था। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। तो इस तरह से इसको तैयार किया गया है। तो ये अब ज्योग्राफी लगभग देख ली है अपन ने, बाकी ये पीडीएफ भी शेयर की हुई है टेलीग्राम पे। अभी आपके पॉलिटी आ गई, जैसे ये टॉपिक है पहला राज्यपाल पॉलिटी के अंदर, वो आपके जो मैंने पीछे आपको बताया है पार्ट है, वो पार्ट इसके बाद में शुरू होते हैं वो। जैसे पार्ट 2 यहाँ से शुरू होगा, पार्ट 2 के अंदर फिर लिखा हुआ है राजस्थान की राज व्यवस्था, उसके बाद में ये टॉपिक, और टॉपिक से पहले इंडेक्स, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था, सवाई मानसिंह को। तो ये बातें, ये पूरा का पूरा विवरण यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजस्थान पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज प्रमुख के स्थान पर प्रथम राज्यपाल के रूप में गुरुमुख निहाल सिंह को नियुक्त किया गया था। राजस्थान के प्रथम और एकमात्र राज प्रमुख सवाई मान सिंह 30 मार्च 1949 से गुरुमुख निहाल सिंह, जिनकी नियुक्ति का वारंट 25 अक्टूबर 1956 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया था। हालांकि उन्होंने पदभार 1 नवंबर 1956 को संभाला था। ये प्रश्न अभी आरएस में, ये पिछली बार भी आरएस में आया था 25 अक्टूबर 1956 वाला, और इस बार दोबारा आ गया था ये, ठीक है ना। और इसके अंदर ये इधर राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश, ये आगे क्वेश्चन डाला हुआ आरएस वाला, ठीक है ना। तो अब ये एक नज़र में जितने भी मतलब आपके राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद हैं वो डाल दिए गए। हालांकि ये पेज दूसरा है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए ये जैसे अनुच्छेद 174 है, अब इसके अंदर भी सेम उसी तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ है कि पहले जैसे आर्टिकल चल रहे हैं 153, 54, 55, 56 उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है यहाँ पर इसके अंदर। जैसे ये अनुच्छेद 174 हो गया आपका कि राज्यों के विधानमंडल के 70, 17 अवसान और विघटन, तो अनुच्छेद 174 में फिर एक अनुच्छेद 174 दो ख बहुत डिटेल से, बहुत अच्छी तरीके से इसमें समझाया गया है। क्योंकि जब पॉलिटी के अंदर एक छोटी सी किताब आती है एक तरह से, उसके 186 पेज है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ देखिए उसके बाद में इस तरह से जो क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है वीडियो के अंदर, इधर अनुच्छेद दे रखे हैं और सामने इनका विवरण दे रखा है कि इनके अंदर कौन सा, किस अनुच्छेद के अंदर क्या प्रावधान है। जैसे अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, 167 मुख्यमंत्री का कर्तव्य, अनुच्छेद 273 अध्यादेश प्रख्यापित करने का राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 165 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। तो इस तरह से फिर बाद में इनका बिल्कुल बाकायदा सब, ये देखिए इधर अनुच्छेद 200 के बारे में यहाँ विवरण दे रखा है, ये देखो, ठीक है ना। अब आगे चलो आप, है ना, ये देखो अनुच्छेद 200 के बारे में कितना विवरण दे रखा है ना। अब प्रश्न बाहर कहाँ से जाएगा, ये देखिए आप, जैसे ये यहाँ से शुरू होता है, ये
मैं दिखाता हूँ एक बार आपको, सारे तो नहीं दिखाए जाएंगे लेकिन अपन कुछ कुछ जिन पे फोकस कर लेते हैं। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा? विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास उसके विचार के लिए भेजेगा, विधेयक को अनुमति दे देगा, विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा और उस सलाह के अनुसार कार्य करेगा, विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। तो यही आंसर है इसका। और इसके बाद में ये पूरा का पूरा विवरण दे रखा कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक जब राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है और राज्यपाल के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास कौन कौन से विकल्प होते हैं? ये वह विधेयक को स्वीकृति दे या विधेयक को अपनी स्वीकृति देने से रोक ले, या फिर वह सदन या सदनों के पास विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दे, या फिर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख ले। अब राष्ट्रपति के पास चला गया वो, ठीक है ना, तो फिर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के पास फिर बाद में कौन कौन से पावर है, ठीक है ना, कि जैसे यहाँ पे दे रखा है कि राज्य विधानसभा या विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित राज्यपाल रख सकता है। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? जैसे यहाँ पर ये परिस्थिति वाला प्रश्न ही था, विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा उत्पन्न हो, असंवैधानिक प्रतीत होता हो, देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो, नीति निर्देशक तत्वों के अप्रत्यक्ष रूप से विरुद्ध हो, विधेयक अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण संबंधित हो। अब अनुच्छेद 201 आ गया कि 201 के तहत फिर राष्ट्रपति क्या करेगा? तो राष्ट्रपति या तो स्वीकृति प्रदान कर देगा, स्वीकृति रोक लेगा, या पुनर्विचार के लिए भेज देगा, ठीक है ना। फिर बाद में अनुच्छेद 200 में ये यहाँ पे थोड़ा सा अंतर बता दिया है यहाँ पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के बारे में। इस तरह से इसके अंदर फिर ये आपका मंत्रिपरिषद वाला टॉपिक हो गया, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। यहाँ पे ये आपके देखो इधर मुख्यमंत्री और राज्यपालों के, ये आजकल प्रश्न बहुत आ रहा है, ये हमने अलग से टेबल बना के डाल दिए। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के समानांतर जो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना, हीरालाल शास्त्री के समय, जैसे उस टाइम हालांकि राज प्रमुख हुआ करते थे ये, जैसे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, और मोहनलाल सुखाड़िया है मुख्यमंत्री, तो उनके टाइम जो राज्यपाल है वो सरदार हुकुम सिंह है। न्यायमूर्ति जगत नारायण है जो कि कार्यवाहक रहे थे, सरदार हुकुम सिंह है। फिर बरकतुल्ला खां के समय, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल, ये देखो इस टाइप के अशोक गहलोत के टाइम कौन कौन यहाँ पर रहे थे, अतिरिक्त प्रभार वाले बाकायदा यहाँ पे डाल रखे हैं। उधर भी राज्यपाल की लिस्ट में आप जाओगे तो पूरे के पूरे अतिरिक्त प्रभार वाले, जब वो अतिरिक्त प्रभार के थे तो वो उस टाइम किस राज्य के राज्यपाल थे, ये तो अभी पीछे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस टाइप से तो इसको बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार किया गया है। यहाँ देखिए राज्य विधानमंडल है जो हाल ही में चुनाव हुए हैं 2023 में लास्ट में, उसका एक शॉर्ट में यहाँ पर विवरण दे दिया है, और उसके बाद में बाकी के विधानमंडल से संबंधित प्रश्न शुरू हो गए। फिर विधानमंडल से संबंधित जितने आपके पहले ये आर्टिकल है वो डाल दिए गए, फिर बाद में एक एक आर्टिकल पर चले हम, एक बार पहले शॉर्ट में फिर एक एक। अब 168 से संबंधित प्रश्न बनेंगे और 168 की जितनी व्याख्या की जा सकती है वो व्याख्या है, फिर 169 की जितनी व्याख्या की जा सकती है उससे संबंधित प्रश्न बनेंगे, ऐसे 170, 71, 72, 73 इस तरह से इसको डाला हुआ है, ठीक है ना। ये देखो इधर आगे चलो, ये देखो इधर, जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया? तो 189(2), 189 सारे डाल रखे हैं, है ना, सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है ये, तो हमने 189 की पूरी की व्याख्या कर दी। 189 में क्या दे रखा है, 189 1 में क्या है, 189 2 में क्या है, 189 3 में क्या है, 189 4 में क्या है, ये सब यहाँ पे डाल दिया। इधर देखो आप 192, 192, 191, ये क्रम से चल रहे हैं वैसे ये, ठीक है ना, इस तरह से, है ना। ये आपके इधर फिर इसके बाद देखो ये एक टॉपिक और दिखाता हूँ मैं, है ना, ये पंचायती राज वाला टॉपिक आ गया है। ये आपके राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर है ग्राम सभा, जिला योजना समिति, पंचायत समिति, जिला परिषद। पंचायत समिति के बारे में पूरा का पूरा विवरण है ये। पंचायत समिति मध्यम स्तर है, कुल पंचायत समितियां कितनी है, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है ना, कौन किसको चुनता है, कितने वार्ड होंगे, प्रधान सदस्य कौन होगा, सरकारी अधिकारी कौन होगा, शपथ कौन दिलाएगा, कार्यकाल, त्यागपत्र, ये सब डाले हुए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। पंचायत समिति के कार्य कौन कौन से हैं, द्वितीय अनुसूची की धारा 51 में वो सारे के सारे कार्य यहाँ पर डाल दिए, क्योंकि ये प्रश्न भी आता है कार्यों का। जिला परिषद का ये पूरा का पूरा ये ढांचा यहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद आगे देखो ये आरपीएससी के जो अध्यक्ष उनकी लिस्ट दे रखी है, और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न है वो इसके नीचे डाल रखे हैं। ये पूरी की पूरी आपकी आरपीएससी की लिस्ट हो गई है। इसके नीचे जैसे ये उस हिसाब से डाल दिए, ये आरपीएससी का पहला अध्यक्ष कौन है, और ये टोटल यहाँ पर आपके ये आरपीएससी के जितने भी आपके अध्यक्ष हैं वो डाल दिए, ठीक है ना। तो कुछ भी आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इतिहास आ गया है, राजस्थान का इतिहास आ गया अब।
गटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो ये आपके मंडोर के प्रतिहारों की, तो ये पूरा का पूरा विवरण आ गया यहाँ पर गटियाला शिलालेख का, ठीक है ना। ये गटियाला शिलालेख का पूरा विवरण आ गया, ठीक है। नीचे चलिए आप, नीचे आप चलोगे तो ये और प्रश्न आ गया। ये किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है? पटवार 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बिजोलिया शिलालेख में। बिजोलिया शिलालेख के बारे में पूरा का पूरा विवरण है कि यह लेख बिजोलिया में स्थित पार्श्वनाथ मंदिर की उत्तरी दीवार के पास चट्टान पर उत्कीर्ण है। ये पूरा का पूरा इसके अंदर विवरण है। बिजोलिया शिलालेख में जो कुछ पुराने स्थलों के नाम दे रखे हैं वो सारे के सारे हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछा हुआ JN के अंदर, ठीक है ना। इस तरह से इसको तैयार किया गया है। ये जैसे एक राजस्थान की सभ्यता वाला टॉपिक हो गया, ठीक है ना, सभ्यता वाला टॉपिक हो गया, जनपद और प्राचीन नाम हो गए इसके अंदर। उसके बाद आगे चलोगे आप तो ये राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हो गए, है ना। ये सारे के सारे सिद्धांत, पूरे के पूरे सिद्धांत पहले डाल रखे हैं यहाँ पर। आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न, उसके बाद में ये विवरण आ गया, ये विवरण आ गया। उसके बाद में देखो ये पूरा का पूरा फिर इससे संबंधित सारे के सारे प्रश्न आ गए, है ना। फिर आगे वाले ये देखो इधर, फिर ये आपके आगे क्वेश्चन और आगे। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों की सेना की संख्या कितनी थी? तो ये पूरा का पूरा दे रखा है कि वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों की सेना की संख्या 80,000 थी, प्रताप के पास 20,000 थे। मुणोत नैंसी के अनुसार मानसिंह की सेना 40,000 थी और प्रताप के पास 9-10,000 थी। टोड के अनुसार कितने थे? बदायूं के अनुसार कितने थे? तो ये बातें सारी की सारी प्रश्न 1 का पूछा, हमने व्याख्या 4 की कर दी, ठीक है। ये देखो इधर, जैसे ये प्रश्न है एक आपके कि निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया? तो इसका आंसर कुंभलगढ़। ये पूरा का पूरा विवरण यहां पर आ गया। ये देखो बीकानेर का राठौड़ वंश हो गया। ये बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की? तो राव बीका बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक था। राव बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा के पुत्र थे। 12 अप्रैल 1488 को बीकानेर नगर की स्थापना की गई थी। सबसे पहले कोडम देसर को अपनी राजधानी बनाया, वहां पे भैरव जी की मूर्ति स्थापित कर भैरव मंदिर बनाया, नागनेची माता का मंदिर बीकानेर में बनवाया, बीका जी की टेकरी बनाई, ठीक है। ये देखिए फिर ये आपके इधर, ये आपके ये देखो इधर, जैसे ये चौहानों का मूल स्थान ये पूरा का पूरा दे रखा है। नाडोल शाखा अजमेर शाखा, नाडोल शाखा से जालोर निकली, जालोर से सिरोही निकली, इसके बाद नाडोल से आपके बूंदी निकली, बूंदी से कोटा निकली, कोटा से झालावाड़ निकली, इधर अजमेर से रणथंबोर निकली। ये पूरा का पूरा ये चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित सारे के सारे मत दे रखे हैं। जैसे सूर्यवंशी किसने माना, अग्निकुंड से उत्पत्ति किसने मानी, चंद्रवंशी किसने माना, ये सब इसके अंदर अच्छी तरीके से विवरण दे रखा है। जब पेज 944 है, मैं ये बार बार यही कह रहा हूँ, जब 944 पेज हैं बड़ी वाली साइज में, तो आप अंदाजा लगा, छोटी वाली साइज नहीं है इस किताब की, बड़ी वाली साइज है, A4 साइज है, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका जो मैटर होगा वो कितना शानदार होगा, ठीक है ना। ये देखिए आप, मराठों का राजस्थान में प्रभाव, प्रवेश और प्रभाव, ये टॉपिक यहाँ पर आ गया। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं सब डाले हुए हैं। ये आपके किसान आंदोलन हो गया, राजस्थान में किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की, मेवाड़, उसके बारे में विवरण आ गया, ठीक है। बहुत तरीके से सब, मतलब ये नहीं है कि हमने वैसा नहीं, कुछ ऐसा नहीं है आपको कि आपके 4-5 क्वेश्चन है उनसे संबंधित व्याख्या वहां पे डाल दी एक साथ लाइन बना के 4-5, फिर उनसे संबंधित क्वेश्चन हो गए सारे सारे। अलग भी पहुंचे हैं कि प्रश्न यदि यहीं से नहीं इसके आसपास से और आ जाए तो कैसे आप सोल्व करोगे, इसकी व्याख्या इस तरह से डाल रखी है। राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से 84 प्रकार की लागत ली जाती थी। 1897 में गिरधरपुरा में गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज पर किसानों ने निर्णय लिया कि नानजी पटेल और ठाकरी पटेल उदयपुर जाएंगे। ये 6 महीने बाद में शिकायत सुनी, हामिद हुसैन को भेजा यहाँ पर, ठीक है ना, और हालांकि कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरा कहने का मतलब है, ये मान लो कि उन चीजों को सॉर्ट करके डाल रखा है, जो आपकी थ्योरी की किताब है ना, थ्योरी किताब में जो मैटर उसको सॉर्ट करके उसका निचोड़ है इसके अंदर, ये मान लो आप, ठीक है ना, उसका निचोड़ है सारा का सारा। ये देखो चौरी कर, बिजोलिया के जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने 1903 ईस्वी में चौरी कर लगाया, जिसके तहत किसानों को अपनी लड़की की शादी पर चौरी कर के रूप में ठिकाने को 5 रुपए दिया जाता था। राम प्रसाद व्यास की जो किताब उसके अनुसार है 13 रुपए है, ठीक है ना। तो ये भी डाला हुआ है ये इस तरह से। ये आपकी हिस्ट्री, ये आपके क्या आ गए, कला संस्कृति आ गई। जैसे ये पहला टॉपिक है जिसके अंदर आपके क्या है, राजस्थान के दुर्ग, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को क्या कहा जाता है, गिरी दुर्ग। तो फिर 9 के 9 दुर्ग आ गए, 9 के 9 दुर्ग दे दिए।
और इन दुर्गों के उदाहरण और दे दिए यहाँ पर, उदाहरण और दे दिए। ये देखो इधर, ये लो ये लो ये लो, 9 के 9 दुर्ग, है ना। इनके नाम और लिखे हुए हैं, गिरिदुर्ग कौन कौन से महत्वपूर्ण, वन कौन से हैं, एरण कौन से, सैन्य कौन से, है ना। और इनसे संबंधित फिर जितने भी प्रश्न है वो यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। औदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है ना। जैसे ये पहले जल दुर्ग के बारे में सारे आगे, स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो औदक दुर्ग से क्या अभिप्राय है, फिर औदक दुर्ग के ये उदाहरण आगे, कौन कौन सी नदियों के संगम पर है, क्योंकि जल से घिरे हुए हैं तो उसके आसपास जल होगा किस, ठीक है ना। ये देखो इधर, है ना, ये देखो इस तरह से। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो वो दुर्ग क्या कहलाता है, पारिक दुर्ग कहलाता है। धानवंत दुर्ग किसके बीच में स्थित है, ये देखो इधर। ये मंदिर वाला टॉपिक आ गया आपके, कि राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ स्थित है, तो मंडौर। 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, साल का मतलब ये भी लिखा हुआ है, विवरण लिखा हुआ है। उस गलियारे को कहते हैं जिसका निर्माण एक लंबे बरामदे के रूप में किया जाता है। मंडौर स्थित इस साल का निर्माण महाराजा अजीत सिंह और अभय सिंह के काल में हुआ था। नीचे ये बात भी लिखी हुई है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर जूनागढ़ के अंदर, जिसका निर्माण अनूप सिंह द्वारा करवाया गया था। चीजें एक दूसरे से कनेक्ट करके इसमें डाली हुई हैं। ये देखिए इधर, ये देखिए राजस्थान के लोक देवता, ये अभी नवंबर 2024 में क्वेश्चन आया था, लोक देवी देवता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। लोक देवता के बारे में विवरण डाल दिया यहाँ पर। और उसके बाद में पंचपीर, तो पांचों पीर डाल दिए यहाँ पर, और फिर पंचपीरों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर डाल दिए, ठीक है ना। फिर बाद में एक एक लोक देवता ले लिया हमने। जैसे पहले रामदेव जी को स्टार्ट किया, तो रामदेव जी से संबंधित यहाँ पे जो भी आपके विवरण है शॉर्ट में करके देखो। शॉर्ट ही है, अभी इससे शॉर्ट तो तय किताबों में, शॉर्ट भाई शॉर्ट ही तय। जैसे मान लो इसको पढ़ो आप कि रामदेव जी जन्म 14वीं शताब्दी के आसपास भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, जिसको बाबेरी बीज कहते हैं, तो इसको यही समझा दिया। उंडू काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर, पिता का नाम अजमल जी तंवर, माता का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे, भाई का नाम विरम दे, और रामदेव जी के उपनाम क्या है, राम सापीर, मुसलमान राम सापीर कहते हैं। पीरों के पीर किसने कहा, मक्का से आए 5 पीरों द्वारा दी गई संज्ञा। विष्णु का अवतार या कृष्णा का अवतार कहते हैं। रोनेचारा धनी कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कहते हैं ये। फिर इनसे संबंधित जितने प्रश्न आ गए वो सारे सारे यहाँ पे हो गए। नेजा, जम्मा, रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है, इनका विवरण यहाँ पर आ गया, ठीक है। राजस्थान के संत संप्रदाय, फिर यहाँ पे शुरू से स्टार्ट किया है कि संतों को 2 भागों में डिवाइड करते हैं, सगुण भक्ति वाले संत और निर्गुण भक्ति वाले संत। सगुण भक्ति का मतलब क्या होता है, सगुण भक्ति से संबंधित कौन कौन है। निर्गुण भक्ति का मतलब क्या होता है, निर्गुण भक्ति के जो संत हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर इधर आपके उस हिसाब से डाल दिए। सबसे पहले वैष्णव संप्रदाय से शुरू किया। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित संप्रदाय कौन कौन से हैं, तो वो देखो यहाँ पर, क्योंकि ये प्रश्न पूछा हुआ है ना ऊपर कि निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है, तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित राजस्थान में जितने भी संप्रदाय हैं वो डाल दिए कि भाई रामानुज संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय, जिसकी प्रधान पीठ गलता जी जयपुर है। निम्बारक संप्रदाय है, राधा व कृष्ण की युगल रूप में पूजा की जाती है, जिसकी प्रधान पीठ सलेमाबाद में है। गौड़ीय संप्रदाय प्रधान पीठ गोविंद देव जी मंदिर जयपुर है। वल्लभ संप्रदाय प्रधान पीठ नाथद्वारा है। निष्कलंकी संप्रदाय संत मावजी द्वारा चलाया गया था। संत मावजी को विष्णु का 10वां अवतार अर्थात कल के अवतार माना जाता है। तो ये पूरा का पूरा इस तरह से विवरण इसके अंदर डाला हुआ है, ठीक है ना। फिर देखो ये प्रश्न है ना कि आंचिते भेदवाद का संबंध किस संप्रदाय से है, तो ये इनके दर्शन सामने सबके डाले हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखो इधर। फिर ये आपके राजस्थान के प्रमुख त्योहार और महोत्सव मेले, जिसके अंदर त्योहार भी उस हिसाब से ही अरेंज किए हुए हैं कि वर्ष प्रतिबद्ध कब मनाया जाता है, तो चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। तो यहीं से शुरू कर दिया, और पहले अब इधर आपको समझा दिया है कि विक्रमी संवत जो कैलेंडर है उसमें ये आपके 12 महीने होते हैं। अंग्रेजी महीने भी प्रश्न पूछा जाता है तो सामने वो भी डाल दिए हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही फिर बाद में सारे के सारे ये पूरा का पूरा समझा दिया है कि प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इनका मतलब क्या है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि कृष्ण पक्ष, जिसको बद्धी पक्ष भी कहते हैं, रातें अंधेरी होंगी, महीने की शुरुआत इसी पक्ष से होती है। हमेशा किसी महीने की शुरुआत होगी ना अपने विक्रमी संवत की, वो कृष्ण पक्ष से होती है। जैसे चैत्र, ठीक है, तो चैत्र कृष्ण एकम से, है ना। इस पक्ष का जो 15वां दिन है वो अमावस्या। शुक्ल पक्ष जिसे शुद्धि पक्ष कहते हैं, रात चांदनी होगी, महीने का अंतिम पक्ष होगा ये, और इसका अंतिम दिन पूर्णिमा होगा। ये और अच्छी तरीके से समझा दिया। जैसे हिंदू नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल एकम से होता है, हालांकि चैत्र महीने की शुरुआत चैत्र कृष्ण एकम से होती है, ठीक है ना। ये पूरा विवरण दे रखा है इसके अंदर, है ना। ये देखो इधर। फिर बाद में इनके जो भी ये लोकनाट्य आ गए ये, है ना। राजस्थान में जितनी भी लोक नाट्य शैलियां हैं वो सारी की सारी देखो यहाँ पर डाली हुई है। जैसे प्रश्न यहाँ पूछा हुआ है
कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है, 2 बार प्रश्न आ चुका है ये, तो पूरी की ख्याल है। फिर ख्याल में कौन कौन सी हैं, कुचामणी ख्याल हो गई, शेखावाटी ख्याल हो गई, तुर्रगा कलंगी ख्याल हो गई, हेला ख्याल, अलीबख्शी ख्याल, जयपुरी ख्याल, बीकानेरी ख्याल, ढपाली ख्याल, किशनगढ़ी ख्याल, कन्हैया ख्याल, रम्मत हो गया, गौरी हो गया, लीला हो गया, लीला में फिर 3 हो गए, रासलीला, रामलीला, सनकादी लीला, फिर बाद में नौटंकी, तमाशा, भवाई, स्वांग, चारबेत, कठपुतली, ये जितने भी लोक नाट्य है ये। फिर इनसे संबंधित प्रश्न, जैसे सबसे पहले तुर्रा कलंगी से शुरू किया है, तो तुर्रा कलंगी के प्रश्न सबसे पहले मिलेंगे आपको, है ना, और इसका पूरा का पूरा विवरण मिलेगा ये। फिर बाद में ये देखो संस्कार हो गए, है ना, हिंदुओं की सामाजिक व धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न कराए जाते हैं, तो 16, ये 16 संस्कार पूरे के विवरण देखो इधर, ये 16 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्मण, ये पूरे के पूरे, ये देखो लास्ट ये आपका 16वां रहा। इसके बाद में इधर विवाह, कौन कौन से विवाह हैं उनका विवरण भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में आपके इसमें जो प्रश्न मिलेंगे, तो जन्म से संबंधित संस्कार अलग, विवाह से संबंधित अलग, है ना, मृत्यु से संबंधित अलग, ये सब आपको अलग से मिलेंगे। राजस्थान की जनजातियां हो गई ये, ठीक है ना, जनजातियों में ये पूरा का पूरा विवरण, पहले आंकड़े हो गए, उसके बाद जनजाति वार जितने भी है ये देखिए इधर, है ना, जैसे एक क्वेश्चन है मत्स्य पुराण में किसी जनजाति का उल्लेख है, तो ये मीणा है, मीणाओं का उल्लेख मत्स्य जनजाति सॉरी मत्स्य पुराण में मिलता है, मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये पूरा का पूरा विवरण इसके अंदर दे रखा है, ठीक है ना, ये आपके पूरी कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन बार बार था, एक क्वेश्चन ये था कि इससे ओल्ड इज गोल्ड के अंदर है और बाकी के जो प्रश्न बैंक है उनमें क्या अंतर है, ये क्वेश्चन बार बार आता कि एक तो आपके ये ओल्ड इज गोल्ड है, ओल्ड इज गोल्ड है, और इससे एक किताब तो ये है, और एक इधर आपके क्या है 4 प्रश्न बैंक है, 4 प्रश्न बैंक है ना। अब ये 4 प्रश्न बैंक है, ये चारों सब्जेक्ट के हो गए, जैसे राजस्थान का भूगोल हो गया, राजस्थान का भूगोल तो हालांकि अभी आया नहीं है, आने वाला है, अभी नहीं आया है ये। इसके बाद में राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास भूगोल के अंदर अर्थव्यवस्था भी हो गई। उसके बाद में राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान कला संस्कृति, और एक राजस्थान है राज व्यवस्था, राजस्थान है राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, ठीक है ना। अंतर यह है कि ये जो चारों प्रश्न बैंक हैं इनमें ये मैट्रिक्स के अंदर है, इसके अंदर इतना जरूर है कि राजस्थान के इतिहास के अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले हुए हैं जो आने लायक है, लास्ट में डाला हुआ है। राजस्थान की कला संस्कृति में पहले से बहुत ज्यादा मैटर डल गया था, इसलिए आगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए नहीं थे। राजस्थान राज व्यवस्था में व्याख्या में बहुत सारा मैटर डाल दिया था, इसलिए इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बनाया, हालांकि कुछ टॉपिक के अंदर इसके अंदर भी अलग से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। राजस्थान के भूगोल के अंदर अलग से प्रश्न मिलेंगे आपको, मतलब ये तो है ही है, प्लस इसके अंदर आने की संभावना या एज ए प्रैक्टिस के तौर पर जो आज तक नहीं है वो क्वेश्चन, तो इसमें ये फर्क है। अब ये तो होता नहीं है कि मतलब भाई 944 पेज तो इसके अंदर हो गए और 944 पेज हो गए, अब इसके अंदर अपन और बहुत सारे डाल दें, तो इतना नहीं होता है। ये तो मतलब बहुत कम धीरे 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 करता, मतलब इसे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, पेज की संख्या कम, तब जाके यहाँ पे इनको रोका है, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर थोड़ा सा अंतर है, जो कि प्रश्न बार बार आ रहा था कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो आप शायद समझ पाएंगे। इतिहास के अंदर क्या एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले हुए लास्ट के अंदर अन्य महत्वपूर्ण के रूप में, ठीक है ना। ज्योग्राफी में आएगी जो अलग से आ रही है, अभी नहीं आई हुई है, अभी जस्ट आने वाली है, ये मानो जल्द ही आने वाली है, उसमें भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। और कला संस्कृति और राजव्यवस्था में एक्स्ट्रा अभी तक इसलिए नहीं डाले क्योंकि इसके अंदर जो इसकी व्याख्या है उसके अंदर ही बहुत सारी व्याख्या डाल दी ताकि वहीं से ही चीजें क्लियर हो जाएं। जैसे मैंने बताया कि राजस्थान की अपने ये कला संस्कृति है, उसमें 288 पेज है। अब 288 लगभग 300 पेज ही मानो आप, अब 300 पेज इसके अंदर कवर हो गए, तो फिर बाद में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न डालने की आवश्यकता लगी नहीं, लगेगी तो हम देखेंगे आगे, लेकिन अभी तक हमें महसूस नहीं हुआ है, इसलिए ये जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। दूसरी बात ये होता है कि कई बार स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट के दिमाग में भी ये होता है कि कुछ स्टूडेंट ये चाहते हैं कि मेरे पास एक ही किताब हो, और कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि नहीं मेरे पास टुकड़ों में हो, तो वो उनके सामने ऑप्शन भी है वो, क्योंकि सबका जो पढ़ने का तरीका है वो एक जैसा नहीं है, कुछ ये डिमांड है बिल्कुल अलग। दूसरी बात ये कि कुछ सब्जेक्ट जैसे कुछ आप तैयारी करोगे तो कहीं पर आपको हो सकता है कि एक आधा सब्जेक्ट आपको नहीं हो, तो फिर आप
उसको नहीं ले, या फिर सिर्फ आपको एक आधा सब्जेक्ट की आवश्यकता है तो फिर आप वो ले लो, है ना। इसलिए ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये आपके विवेक पे छोड़ दिया है कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है वो आप ले, ठीक है ना। यदि आप ओल्ड इज गोल्ड ले रहे हो तो बाद में दोनों किताबें, यदि ये चारों पार्ट आपके पास हैं, है ना, तो फिर बाद में हो सकता है कि आप इसको ना लें, क्योंकि फिर वो डबल पैसा खर्च नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से आपको, ठीक है ना। हम ये नहीं चाहते कि मतलब किसी स्टूडेंट का बार बार पैसा खर्च हो, ठीक है ना। चारों यदि ये मैटर हैं तो आपके, और कोई पहली बार ही खरीद रहा है या फिर किसी की इच्छा है कि नहीं, या फिर ये मान लो कि ये एडिशन आपके पुराने हो गए, भाई मानो कि आपके 2 साल पहले के एडिशन किसी के पास ये हैं, तो फिर बाद में वो तो नए क्वेश्चन तो 2 साल में आएंगे ना, तो उसका तो भाई पब्लिकेशन या फिर जो भी लिखने वाले हैं वो तो क्या करेंगे, वो तो बाद में आए तो बाद में डलेंगे, वो तो वो क्वेश्चन बाद में डल गए वो। तो उस हिसाब से कोई स्टूडेंट है वो इधर से इधर जा सकता है, और चाहे तो वो यहीं भी रह सकता है। जिसके पार पुराने एडिशन हो गए, यदि वो नया लेना चाहते हैं तो उसमें नए क्वेश्चन देखो बहुत सारे आ गए हैं, वो ऐड हो गए हैं, क्योंकि एग्जाम खूब हुई है पीछे, उनके सारे के सारे क्वेश्चन इसके अंदर डाल दिए गए हैं। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर।